पापा शायद उससे मिलते जुलते हाँ एग्जैक्टली यही पापा। हाँ तो वो सब चीजों का दुनिया को पता चलेगा और इसमें मेरे ख्याल में 50-60 मुल्कों के लोग डेलीगेट्स आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान से नंबर 1 किसी भी फील्ड में क्रिकेट की आप बात करें, जब तक मैच विनर नहीं होते ना, अब नहीं होते। पेट्रोल तो कम हो गए, लेकिन क्या बिजली का जो इम्पैक्ट है वो आवाम पर कम हुआ? नो। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षत के मैं हूँ सोनिया सुंदस, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़, प्रोग्राम दुनिया बोल है और मैं हूं सैयद फैसल करीम। थैंक यू फॉर दैट। तो जनाब अली, जैसा कि सोनिया ने अभी एक बचकाना सी हरकत की, मुझे जो है एक अपने अंदर का भी बच्चा याद आ गया। हम बचपन में क्या कुछ करते थे। वैसे बच्चों की दुनिया भी बड़ी अलग अलग सी होती है। बच्चे जिस नज़र से हमारी दुनिया को देखते हैं वो यकसर मुख्तलिफ होता है, और सोचें कि वो क्या कुछ इमेजिन करते हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वो वीडियो पहले देखें, उसको एंजॉय करें, फिर बताते हैं कि हुआ क्या। लेट्स प्ले द वीडियो। छोटी सी बच्ची है जो अपनी मम्मा की गोद में बैठी हुई थी, और उसने पीछे जो है देखा तो कोई पेंटिंग लगी हुई थी। वो उसकी मामा समझी कि पीछे पापा आ गए उसके। तो बाद में पता चला कि ये पापा नहीं है, ये पांडा है कंग फू पांडा है ये। अब क्या कर सकते हैं, मामा बनाते होंगे मजे का खाना। पापा शायद उससे मिलते जुलते हाँ एग्जैक्टली यही हाँ तो वो सो बच्चों की ये दुनिया है, बड़ी ही अजीब सी दुनिया होती है। शुक्र है कि इन्होंने बस 2-3 इनकी जो मामा थी उनकी फ्रेंड्स के सामने बोला कि शादी में नहीं बोल दिया वरना पापा जो है वो फिर पता नहीं क्या करते। तो खैर बच्चे मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, इनका ख्याल रखें, इन्हें प्यार दीजिए, और जो पापा थोड़ा कम खाएं ताकि वो कंग फू पांडा की तरह ना लगे। इसी के साथ चलते हैं अपनी बड़ी खबर की जानिब। हथियार आर्म के लिए दिफाई नुमाइश आइडियाज का आज से आगाज। JF-17 थंडर समेत जदीद हथियार नुमाइश के लिए पेश। पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 की भी रोनुमाई होगी। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के हाथों कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान अपनी तारीखी कमजोर तरीन T20 टीम नजर आ रही है। क्या कौमी टीम जदीद क्रिकेट के तकाजों से हम आहंग नहीं, या अब सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन की जरूरत है? मुस्तहकम तरक्की के लिए खातीन का किरदार नागुज़ीर। खातीन के बगैर न सिर्फ माशरा अधूरा, तरक्की भी अधूरी। वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर डे पर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन होगी खवातीन से मुलाकात। और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान का एक और बड़ा एजाज। अब्दुल्ला चांडियों ने कराटे का बेल्ट 3 का टाइटल अपने नाम कर लिया। बैंकॉक में टर्किश को शिकस्त देने वाले फख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोर्ड है में हमारे मेहमान। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। और जितने लोग कराची में रह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिफाई नुमाइश आइडियाज जो है उसका मेला सज चुका है। इसका ये 12th एडिशन है। आज से कराची के एक्सपो सेंटर में ये शुरू हो गया है। बिल्कुल, और जहां जदीद और रवायती दिफाई आलात, हथियारों और फौजी गाड़ियों की नुमाइश हो रही है। दिफाई पैदावार और बरामदात खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तरजीहात में शामिल है। अच्छा, खास बात इसकी यह है कि पहली मरतबा इटली, बरतानिया और ईरान भी अपने जदीद हथियार लाया है। और न सिर्फ ये बल्कि दुनिया के 55 ममालिक से 550 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान अपने स्टॉल्स के साथ मौजूद हैं। तो अब इस पे बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आइडियाज़ जो है हर 2 साल बाद कराची में होती है, 12वां एडिशन अब होने जा रहा है। स्टिल रिमेंबर जब पहली मरतबा हुआ था तो एक छोटा सा ये इवेंट हुआ था, और अब माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा कि अब बरतानिया, ईरान और इटली जैसे ममालिक भी आ रहे हैं। व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट, ज़रा इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार जो हैं ये 2000 से स्टार्ट हुआ था और हर बाइनल 2 साल के बाद होता है, और ये 12th है 2024 में, जो 12वीं दफ़ा ये हो रहा है। मैंने जाके भी विजिट किया, तैयारियां भी देखी। आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के डिफेंस जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन, मिलना जुलना, बात करना। और अगर आपको याद हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है, और फिर इसमें डेपो जिसमें कहते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन,
जिसके डीजी हैं जनरल असद जंजुआ। नो ही इज़ एन एक्सीलेंट ऑफिसर। मैंने देखा है, मैं जाके जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं और उनकी टीम डेडिकेटेड है, ब्रिगेडियर आदिल हैं और फिर उनके साथ बाकी टीम है, दिन रात लगे 1 महीने से आके वहीं बैठे हैं और जिस तरीके से वो तैयारी हो रही है, एरियाज बांटे हुए हैं और उसमें जो सिस्टम लगाए गए हैं, सेमिनार और उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इसमें आप देखें दुनिया से एग्जिबिटर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, प्रोडक्ट्स जिनकी होती हैं वो आते हैं। आप इससे देखें कि कितना फ़र्क पड़ता है कि ये आके मिलेंगे, यू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। इसमें स्मॉल आर्म से लेके जहाज़, उसके बाद नेवी के, एयरफोर्स के, मिलिट्री के अल खालिद टैंक, अल-ज़रार टैंक, APC, स्मॉल आर्म, PO फॉर्म इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क। सब चीज़ों का दुनिया को पता चलेगा और इसमें मेरे ख्याल में 50-60 मुल्कों के लोग डेलीगेट्स आ रहे हैं और वो डेलीगेट्स आ रहे हैं जिनमें डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जो डिफेंस के होते हैं, एयर आर्मी के, मिलिट्री के, नेवी के और एयरफोर्स के, वो बाहर से आ रहे हैं। फिर आपके एम्बेसडर्स आते हैं, कॉन्सुलेट जनरल आते हैं, मिलिट्री अटैचेज आते हैं, कमर्शियल अटैचेज आते हैं। दे नो के और कहाँ उन्होंने आपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। ये मकसद है। मकसद ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और उसमें जो कोलैबोरेशन करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये दूसरे लोग करते हैं, वो हमने देखने हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसको जिस अच्छे तरीके से देखें। पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री रीजन के अंदर। जी बिल्कुल। और इस रीजन के अंदर आपने देखा कि फिर अफ्रीकन लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनको भी देखें तो ये जी बिल्कुल हारिस साहब, बिल्कुल आपने एब्सोल्युटली यू आर राइट कि ये बहुत ही ग्रैंड एक इवेंट है। और जैसे अभी फैसल भी कह रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि बरतानिया और इटली इस नुमाइश में पहली बार शामिल हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, इट्स ट्रेमेंडस। यहाँ पर चाइनीज डेलीगेशन आ रहे हैं, टर्की का बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, इटली का आ रहा है, इंग्लैंड का आ रहा है। आप सोचें कि इसकी अहमियत है तो ये लोग आ रहे हैं ना। एंड द अमाउंट ऑफ जहाँ से प्रोजेक्शन की गई है, बताया गया कि व्हाट इज आइडियाज 2024 है और इसके अंदर जिस तरीके से हम अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, दूसरे ममालिक लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी डिफेंस प्रोडक्शन, हमारे जहाज़ भी हैं, मशाक हैं, टैंक्स हैं, APCs हैं, PO फॉर्म में तमाम स्मॉल एम्युनिशन और वेपन बनते हैं वो हम ये तमाम ममालिक देते हैं। अफ्रीका की बहुत बड़ी मंडी है, मिडल ईस्ट आपके सामने है, एशिया के अंदर हमारे ममालिक बहुत अच्छे हैं जो हमारे नेबर्स में हैं, नॉट इंडिया लेकिन बाकी हमारे रीजन के हैं। दे आर बाइंग लॉट ऑफ, आपको उनका इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दे आर कमिंग विद लॉट ऑफ मैन, लोग आ रहे हैं, देखना चाहते हैं और जिस एंथुसिज्म का इजहार हो रहा है, आई थिंक मस्ट गिव क्रेडिट टू मिनिस्टर डिफेंस और फिर उसमें डेपो को खास तौर पे जनरल से जंजुआ को, कि जिस तरीके से उन्होंने आके ऑर्गेनाइज किया, वेल मैनेज किया। और इसके अंदर आपने कई इवेंट हैं जहाँ पर दे विल ऑल गेट टुगेदर। कल्चर कराची गाला हो रहा है जहाँ पर तमाम लोग आएंगे और हम कल्चरल शो कर रहे हैं, वहाँ पर दिखाया जा रहा है। गोल्फ के मैच हो रहे हैं, सारे एग्जिबिटर जो आ रहे हैं बाहर के डेलीगेशन, उनको इन्वाइट किया गया है। फिर नेशनल ने पाकिस्तान के पास एक और वहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, वो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। आई थिंक वी शुड होप पाकिस्तान जो चाहता है वो हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया को बताएं। पाकिस्तान इज नाउ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली हारिस साहब, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दैट्स गोइंग टू बी प्रेजेंटेड है। अच्छा, आपने इटली, बरतानिया की बात की। ईरान जो है वो खित्ते का एक बहुत ही मजबूत मुल्क उभर के सामने आ रहा है। हालिया दिनों में जो इसकामशिश रही हैं उसके तनाजुर में बात कर रहा हूँ। ईरान का होना इस डिफेंस प्रेजेंटेशंस में कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल वो लेकर आएंगे ड्रोन, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जरूर वो लेकर आएंगे बिकॉज दे वांट टू सेल इट कमर्शियली। हालांकि उन पर सैंक्शन लगी हुई हैं, बट दे आर कमिंग फर्स्ट टाइम और हमने उनको वेलकम भी किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो आएंगे, आके देखेंगे और अपना स्टॉल भी लगाएंगे, विजिट करेंगे। फिर सबसे बात है, कल फर्स्ट सेमिनार भी हो रहे हैं, फिर कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। इसमें कल चेयरमैन सेनेट या प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इज कमिंग, द नेक्स्ट चीफ ऑफ मिनिस्टर आ रहे हैं, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ आएंगे, फिर सर्विसेज चीफ होंगे। तो एवरीबॉडी इज कमिंग। ये प्रोजेक्शन है पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज की। इट इज़ नॉट मिलिट्री, इट इज़ नॉट एयरफोर्स, इट इज़ नॉट नेवी, बट तमाम मिल के इसको करेंगे। और ये हम ईरान को बहुत वेलकम करें। वी आर वेरी हैप्पी। ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस रीजन। और इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ भी उठ चुके हैं, बट आई थिंक इट शुड बी
बिल्कुल दुआ ऐसे ये ही है है, कि बिल्कुल। ये वैसे हारिस साहब, अभी 3-4 दिन पहले भारत ने जदीद तरीन अपने मिसाइल्स का तजुर्बा किया था और इस नुमाइश में भी पाकिस्तान यकीनन अपने जदीद तरीन मिसाइल्स को सामने रखने वाला है। इस वक्त पाकिस्तानी मिसाइल्स की क्या स्ट्रेंथ है और हमारी टेक्नोलॉजी भी यकीनन किसी से कम नहीं होगी? देखें, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में लेटेस्ट है। इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारे कवर्ड में। इंडिया ने कई ट्रायल किए, उनके फायर होते हैं और गिर जाते हैं। आई एम नॉट श्योर हाइपरसोनिक का क्या उसकी प्रोग्रेस है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इनमें इतने कामयाब होंगे। हमारे पास जितने हैं मिसाइल, यहाँ तक हमारे पास हैं, वो मिसाइल भी हैं जो जब नीचे आ रहे होते हैं तो उनकी फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। दे वेरी लीथल। हमने हर दफ़ा बताया, फिर हमारे पास फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है हमारे पास। हम ग्राउंड से भी रिटेलिएट कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं और समुंदर से भी कर सकते हैं, नेवी से भी कर सकते हैं। सेकंड ये कि इंडिया के इतना बड़ा मुल्क है, हमने पूरे एरिया कवर किए। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की बैटल हार्डन आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, दे डेयर नॉट लुक टुवर्ड्स अस। अगर आज हम कमज़ोर होते हैं, इंडिया एक मिनट भी नहीं लगाएगा। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड। आपने देख लिया कैसे कबड्डी की टीम क्रिकेट में चैंपियन ट्रॉफी में नहीं भेज रहे हैं। ये छोटे कॉम्प्लेक्स ये लोग हैं। इनकी जो चार का टोला है ना, ये इंडिया को कहीं ना फाइनली रशिया की तरफ ब्रेकअप की। एब्सोल्युटली ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और यकीनन वी वुड लव टू टॉक मोर अबाउट इट कि इसमें जो दिफाई नुमाइश जो हमारी हो रही है, अब आगाज़ उसका आज से बाकायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इसमें इसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे और ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये जो दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि दीज आर्म्स आर आर्म्स फॉर पीस। पाकिस्तान हमेशा से अपना ये मौक़िफ़ रखता है कि मिनिमम डिटरेंस की जो सलाहियत है पाकिस्तान जो है उसका भरपूर हक़ रखता है, और जारियत के लिए नहीं लेकिन अमन के लिए हम हथियार रखते हैं। और इसी हवाले से अब नुमाइश का आगाज़ भी हो चुका है। डेफिनेटली विल गो देयर एंड विल टेक यू ओवर देयर और आपको दिखाएंगे कि भाई क्या क्या जदीद हथियार वहाँ पे मौजूद हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये नुमाइश वक्तन फ़वक्तन होती रहती है ना, हर 2 साल बाद ही होती है। हर 2 साल बाद होती है। एक बार फिर ये कराची में हो रही है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के मैदान से। ये तो म्यूजिक का मैदान लग रहा है मुझे। ये जो म्यूजिक है ये क्यों है? 25 करोड़ क्रिकेट लवर्स की नुमाइंदगी करने वाली कौमी क्रिकेट टीम एक बार फिर वाइट वॉश हो गई। यानी हार जीत तो चलें खेल का हिस्सा है, लेकिन चंद सालों से जो हशर नशर हो रहा है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और इंटरनेशनल प्लेयर्स का तो ये हाल है कि पूरी टीम कभी 124 पर ढेर हो जाती है, कभी 117 पर ही। भाई क्या करें, मतलब क्या, ठीक है यार, बीइंग पाकिस्तान का क्रिकेट फैन होना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये कहना था 24 साल की उम्र में 70 साल के लगने वाले अब्दुल बशीर का, कि जो बेचारे मतलब कि जिंदगियां गुजर गए लोगों की। अब खेलती हमारी टीम इस तरीके से, क्या करें। हमारा यही फॉर्मूला है 2006 से, सीखना नहीं है हमने। 2006 से जब से T20 फॉर्मेट आया है तब से हम इसी तरह खेल रहे हैं। हम खुद 140 तक बनाते हैं, अगली टीम को हम जो है वो कहते हैं कि जी 100 पे आप बाहर हो जाए। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि देखें, हमारी कौमी टीम पागल नहीं करना चाहती हमारी कौम को इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे के कि अब T20 भी जीत, वनडे भी जीत जाए, T20 भी जीत जाए। ये क्या बात हुई, इसलिए हम हार गए। तो फवाद मुस्तफा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई, 2-1 कर लेते हम, हालांकि उसमें एक जीत बहुत अच्छी तरीके से, दूसरा वाला T20 जीत सकते थे, नहीं जीते, फिर 3-0 से हम हार गए। क्या ही हुआ है, पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है ना, जो करता धरता है उनके सामने भी यही है, पहली मर्तबा कौन सा हुआ है। मेरे ख्याल से हम इतने, जिसको कहते हैं ना, इतने प्रोन टू लॉस हो गए हैं कि अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि व्हाट आर वी डूइंग। हम T20 प्लेयर्स को बाहर रख रहे हैं, जिसमें आपके हारिस हैं, जिसमें साइम अयूब हैं, और फ़खर जमान है। आई मीन मैं ये एहतजाज कर रहा हूँ, फ़खर जमान को रिहा करो ऐसे उठा के मैं, और हम उनको ला रहे हैं कि जो रन बॉल कर रहे हैं। सो आई थिंक वी आर प्रोन टू लॉस ना, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपर मैनेजमेंट को भी इससे। देखिए, स्टार्ट करते हैं फैसल के। जब हम जा रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम एक आध कोई वनडे या एक आध T20 जीत गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी,
फिर हुआ ये कि 22 साल बाद हम वनडे सीरीज जीत गए। टीम हमने पहले से अनाउंस कर दी थी भाई, ये वनडे और T20 को जहन में रखते हुए। अच्छा, जहाँ तक ये T20 जो सीरीज़ हुई है और जो हारने का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल से हमारा जो तरीक़ा कार है खेलने का, जो आपने भी बात की, वो यही है कि हम 140 किसी तरह बना लें, और अगर 140 भी खैर पिछली बार तो ना बने, तो हम भी कोई 120-30 बनाएं और अगलों को वो भी ना बनाने दें। क्योंकि आपने देखा वनडे में हम उसी तरह जीते कि हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग की कि उन्हें 50 ओवर खेलने ना दिया। वही एक सूरत थी, तो वो काम वनडे में तो चल गया। जब आप T20 में आए तो T20 में ऐसा होता नहीं है। तो अब मुझे लगता है हल्के हल्के चेंजेस आनी हैं, और ये T20 के प्लेयर जिनके आपने नाम लिए हैं वो शायद टीम में होंगे। जहाँ तक आप हारिस की बात कर रहे हैं, तो हारिस तो बहुत रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं, बट उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह हसीबुल्लाह खेलें, शायद हसीबुल्लाह इसका हिस्सा हो। इनिशियली रिजवान साथ हो, लेकिन साथ साथ मुझे बाबर नज़र नहीं आ रहे आने वाली सीरीज़ में किसी T20 वगैरह में। अब देखना ही कि उमैर बिन यूसुफ है, उन्हें भी चांस मिलेगा। फ़खर जमान की वापसी साउथ अफ्रीका में हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो नज़र नहीं आ रहा था। ये पिछले 20 साल से हो रहा है, तो वही चीज़ हो गई। लेकिन अब लगता है कि शायद कोई चेंज हो, क्योंकि रिजवान का बैठना टीम में इतनी बड़ी एक चेंजेस करना, फिर नए लड़के हल्के हल्के अब थोड़ा आना शुरू हो रहे हैं। लेट्स सी किस तरफ जाते हैं। अच्छा फवाद भाई, एक आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट को। आई हेट टू कंपेयर आवर टीम विद द इंडियन टीम, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 2006 से जब ये T20 आगाज़ हुआ था, दिस वॉज शूटिंग पाकिस्तान ना, और इंडिया से ज़्यादा फतूहात थी हमारी। एक वक्त में हम वर्ल्ड चैम्पियन, एक वक्त में हम सरफराज के टाइम पे लीड कर रहे हैं T20 अरीना को। अब एक तरफ साउथ अफ्रीका में मैं देख रहा हूँ संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह एफर्टलेस छक्के मार रहे हैं। 250, 283, नियर टू 300 मार दिए T20 में। फ़र्ज़ कीजिए हम अगर ले भी आते हैं इन प्लेयर्स को, तो आज हमारे पास ये वाली बेंच स्ट्रेंथ है कि मत करें 250, मत करें 200, 170, 180 क्विक रन करके हम दिखा सकते हैं। ऐसा है हमारे पास। देखिए, सच बात तो ये है कि आप जिनसे कंपेयर कर रहे हैं उनके पास वाली बैटिंग तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो नाम है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आके अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास उस किस्म की सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ जिन कंडीशन पे हमें T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिससे इस तरह के प्लेयर नज़र आए, वो हो नहीं रही। हमारी जो होती है फिर आखिर में वो स्पिनर्स पे शुरू हो जाता है। फिर अक्सर होता है कि जब आप एक फ्रेंचाइज, आप एक रीजन से खेलते हैं, तो आप डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं तो वहाँ माहौल ही अलग होता है, वो फिर वही 140, 150 का हो जाता है। तो जब तक आप वो सोच नहीं लेके आएंगे कि नहीं भाई आउट हो या कुछ हो, आपने खेलना उसी तरीके से T20 जिस तरह से खेला जाता है। हमारे अंदर जो खौफ है ना, एक तो हार का सबसे बड़ा खौफ कि भाई हार, इसीलिए तो हम हार जाते हैं कि हमें हार का खौफ है। अगर हार का खौफ ख़त्म हो जाए, देखिए ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ हार गया, लेकिन वो खेले उसी अंदाज से थे कि उन्हें 400 करने हैं। तो बात सारी ये है कि आपको अंदाज चेंज करना पड़ेगा सोच का, और वो खौफ से निकलना पड़ेगा, और ये नहीं कि जी हार ना जाएं, इसीलिए हम पूरी बारी कर रहे हैं। पूरी बारी करने वाला तो खेल ही ख़त्म हो गया। अब तो टेस्ट मैच में इस तरह से बारी नहीं होती। जी, वैसे फहद साहब, अब आकिब जावेद साहब जो हैं वो वाइट बॉल कोच बनने जा रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, आकिब को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनको देखा है, फॉलो किया है, उन्हें हार का खौफ नहीं रहता। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसे हार का खौफ नहीं होता वही आके बड़े डिसीजन भी ले सकता है। हम लाहौर कलंदर के ज़माने में देख लें, सोशल मीडिया में कहाँ से लेके कहाँ तक क्या कुछ आकिब जावेद के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन इवेंचुअली फिर उन्होंने 2 बार लाहौर कलंदर को जितवाया, एक टीम बनाई। तो मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ें होंगी। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं और इस तरह से नहीं लेते कि किसको क्यों नहीं खिलाना और किसको क्यों खिलाना है। तो वो जो बेहतर समझते हैं, तासुब से हटके वो ये काम करते हैं जो उनके बारे में लोगों को पता है कि उनके लिए कोई ये नहीं है कि वो कहाँ से, वो कौन है, उसको क्यों रखना है। जो वो समझते हैं बेहतर है, वो उसको साथ लेके चलते हैं। तो मुझे
तो लगता है कि आकिब के आने से बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा, मेरी ना फवाद भाई सुई वहीं अटकी हुई है उसी चीज़ पे। आकिब जावेद आ जाएं, जैसन गिलेस्पी आ जाएं, वोल्डेमॉर्ट आ जाएं, या फिर गांडाल्फ द ग्रे आ जाएं, कोई भी आ जाए ना, एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी आ जाए। द थिंग इज़ कि मेरे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो क्या उतना एक्सप्लोसिव है। कल बाबर की तारीफ हो रही थी, 20-22 ऑड बॉल पे 40 साल बंद कर गए। उनकी आप पैटर्न देखें इनिंग्स की तो देयर वाज नॉट अ सिंगल एरियल शॉट। दैट्स हिज स्टाइल ऑफ प्ले। बट विराट का भी तो स्टाइल ऑफ प्ले यही था ना। तो विराट ने कैसे ऐसी अनकैनी सिचुएशन में आर.एस. रऊफ को बैकफुट पे 2 छक्के मार दिए, वो भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड? कैसे इवॉल्व करते हैं आप? हमारे प्लेयर्स में क्या इवॉल्व करने की सलाहियत मौजूद नहीं है? देखिए, विराट से आपने कंपैरिजन किया, विराट वो हैं फवाद भाई मैंने कंपेयर नहीं किया। नो भाई, मैंने कंपेयर नहीं किया। मैं इससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। प्लीज गो ऑन। नहीं, आप एक मिसाल दे रहे हैं, बेसिकली कंपैरिजन पता ही नहीं है, वो करीब भी नहीं है। ये लोग अच्छा माने या बुरा माने, ये एक रियलिटी है। मसला सारा ये है कि विराट ने अपने आप को तब्दील किया। जब ये आप किसी भी शोबे में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, ये बहुत आसान होता है पहुंच जाएं, फिर उसको बरकरार रखना और उस तरह से करना जो है ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं होता, वो मैदान में होता है। और मैदान में आप करके दिखाते हैं। बहुत से लोग थे जी, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैटर आ गए, ये आ गए। जावेद मियांदाद मेरे बचपन से लेके आज तक नंबर 1 हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैच विनर थे। नंबर 1 किसी भी फील्ड में क्रिकेट की आप बात करें, जब तक मैच विनर नहीं होते ना, आप नहीं होते। और ये आपने जो एरियल शॉट की बात की, ये सब डेवलप किए जाते हैं जब ये रियलाइज किया जाए कि मुझे और बेहतर होना है। लेकिन अगर आप समझ लें कि मैं बेहतर हो चुका हूँ, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप उस जगह पे खड़े नहीं रहते, आप नीचे जाते हैं। exactly. ये हर खिलाड़ी के साथ होता है और यही बाबर के साथ भी हो रहा है कि वो उस तरह से रियलाइज नहीं कर रहे कि जो नंबर 1 की पोजीशन पे खड़े रहने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, वो उस पर काम नहीं कर रहे। नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन मैदान में आपको उसी तरह से खेलना पड़ेगा जिस तरह से खेला दुनिया खेल रही है, और आपने मैच जिताना है। मैच जिताएंगे नहीं तो आप सारी उम्र याद नहीं रखे जाएंगे। बड़े बड़े प्लेयर आए, लेकिन हमेशा मैच विनर को ज़्यादा याद रखा गया। और याद किया जा रहा होगा, बाबर इस वक्त याद कर रहे होंगे फ़खर को, क्योंकि फ़खर यूज टू स्लॉग और फिर बाबर अपनी क्लास शॉट्स लगा के वो कर लेते थे। साउथ की सीरीज मजबूरी है आपकी फ़खर जी, ये मजबूरी है, फ़खर ज़मान ज़रूरी है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान इंडिया में T20 सीरीज़ हार गया। अ लॉट टू टेक फ्रॉम द होल टूर। हम एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वनडे सीरीज़ जीत गए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो एक बी टीम थी, सी टीम थी। हमने तो नहीं कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि आप बी टीम उतारें, सी टीम उतारें। खैर, अगर वो 8.5 टीम थी तो ये T20 वाली तो बिल्कुल ही सी टीम थी, और उससे हम 3-0 हार गए हैं। लेट्स सी अब हमारा क्या है, हम तो पाकिस्तानी फैंस है बाबा, हम तो इसी तरह जीत पे खुशी मनाते रहेंगे, हार पे टसवे बहाते रहेंगे। हम शो में भी क्या, लेकिन हम उम्मीद नहीं उम्मीद का दामन हम हाथ से कभी नहीं छोड़ते। हर मैच में हम उसी एक्साइटमेंट के साथ बैठते हैं कि अब शायद कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा। अभी शो में अच्छा ही हो रहा है कि हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे और उसके बाद मजीद डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, लेते हैं ब्रेक। यस। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी अच्छा गुजर रहा था, लेकिन मुझे कुछ खरीदना था। मैंने सोचा कि खरीदूं नहीं खरीदूं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं आगे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जी सुनाई जो देता है हमें कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन जब खरीदने जाती हूँ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। अब 20,000 का बैग खरीदने जाएंगी तो फिर क्या होगा? आप कोई 500 रुपये वाला ले लें बैग, क्या मसला है इसमें? लेकिन वो जो 500 रुपये वाला बैग है ना, वो भी आजकल लोगों की दस्तरस में नहीं है। अब इशू क्या है? कहा तो हमें जा रहा है कि सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है, पेट्रोल 50 रुपये कम हो गया है। ये क्यों नहीं आवाम तक पहुंच पा रही है? इसी पे हम बात कर लेते हैं। मकाम चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन अब्दुल सलाम दादा बॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। प्लेजर ऑल आवर्स। पहला सवाल, 38 से 7% पे आ गई है, चावल वहीं का वहीं है, आटे वहीं का वहीं, क्यों? आवाम तक कब पहुँचेगी ये सहूलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप के सवाल को मैं रीफ्रेज कर देता हूँ फॉर द व्यूअर्स कि कागजात पर तो 7.5% इन्फ्लेशन है, उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन आवाम तक क्यों नहीं आ रहा और महसूस क्यों नहीं हो रहा है, यही है ना सवाल बेसिकली। बिफोर आई स्टार्ट मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है, मैं आपको इसके अवामिल बताता हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूँगा टू माई माइंड, अगर आप मुझे सिर्फ अनइंटरप्टेड सुन लीजिए। श्योर। पहला फैक्टर है रेगुलेटरी आउटरीच ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट। ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और कि हम हर वेंडर को जाके चेक करें। मार्केट में कॉमन फिनोमेना ये है कि एक शख्स टमाटर 2 रुपये का बेच रहा है, 200 रुपये का बेच रहा है, एक 250 का बेच रहा है, एक 150 का बेच रहा है, विच इज़ एन अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। समझ में नहीं आता कि एक शख्स जो है ना वो क्यों इतनी वेरिएशन मार्केट में क्यों है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है जनाब आली डिमाइस ऑफ द कॉन्शियस, ज़मीर का मर जाना, ठीक है ना, जो कि हम हर रमज़ान व्यू करते हैं फ्रूट की प्राइसेस में। हर आदमी ये सोच रहा है कि बस ये मौका है, मैं मैक्सिमम पैसे बना लूँ, खींच लूँ। जो तीसरा फैक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है यूटिलिटी बिल्स, ठीक है ना। देखिए, पेट्रोल तो कम हो गए, लेकिन क्या बिजली का जो इम्पैक्ट है वो आवाम पर कम हुआ? No. अच्छा, और चौथी चीज़ है जनाब हिडन कॉस्ट, ठीक है ना। जब हम वेंडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर से बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी पेट्रोल तो कम हो गया, लेकिन क्या हमारे दीगर हिडन अखराजात जो हैं उनमें कमी आई है? एंड दैट इज़ वेयर यू बिकम स्पीचलेस, ठीक है ना। तो ये हैं 4 मेजर अवामिल जिसकी वजह से कागजात में तो इन्फ्लेशन 7.5% रहेगी, लेकिन उसका जो एक्चुअल इफ़ेक्ट है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाता। ये हैं 4 मेजर रीज़न्स, ठीक है। अब एज कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान we work very closely with the Commissioner Karachi's office to monitor prices of daily items, ठीक है ना, आटा, चावल, पोल्ट्री, दूध, ये वो, और टीमें तश्कील दी जाती हैं, वो रेड्स भी करती हैं, वो सील भी करती हैं कई आउटलेट्स को, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है, ठीक है ना। 500 आउटलेट्स हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक एरिया में, कितने सील करेंगे आप, कितनों को रेड करेंगे? मैंने जैसे कि पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे पास रेगुलेटरी आउटरीच नहीं है, इतने रिसोर्सेज और वसाइल नहीं हैं कि हम हर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क वेंडर को जाके सील कर दें और इंश्योर करें कि एक प्राइसेस है। अब कमिश्नर कराची के दफ्तर से रोज़ाना एक प्राइस लिस्ट जारी होती है। क्या मुर्गी आपको उस कीमत पे मिलती है? नहीं मिलती। दूध नहीं मिलता। मैंने कल सुना कि दूध वाले फिर कीमतें बढ़ाने पे इसरार कर रहे हैं। लास्ट मीटिंग्स में भी मैं शामिल था और उस वक़्त भी 290 रुपये लीटर की डिमांड थी। कमिश्नर कराची साहब ने कहा 290 तो काबिल कबूल ही नहीं है, फिर देन इट वाज फिक्स्ड एट 220। टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए बात दरअसल ये इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है ना। सरकार, रियासत, हुकूमत अकेले क्या क्या कर सकती है। अब इफ़ यू अलाउ, जो आपने रेगुलेशन की बात की ना, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है अब्दुल साहब, और जाहिर सी बात है हम इस शहर में 500 नहीं ग़ालिबन 5000 से भी ज़्यादा पथारे ठेले होंगे। हर पथारे ठेले में जाहिर सी बातें नहीं जाया जा सकता। तो पूरी दुनिया किस तरह रेगुलेट करती है प्राइसेस को, हम क्या वहाँ पहुँच सकते हैं? देखिए, आप पूरी दुनिया से अपने आप को कंपेयर ना कीजिए। आप अपने आप को अगर आपने कंपेयर करना ही है तो आप रीजनल ममालिक से अपने आप को कंपेयर कर लें। क्या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में
रेगुलेटरी आउटरीच क्या गवर्नमेंट की इतनी है, क्या इंडिया में देख लीजिए इतनी है। बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये कि हम एक मज़हब के पैरोकार हैं और बहैसियत मुसलमान जो मैंने अपना पॉइंट आपके सामने रखा था वो ये था, डिमाइज ऑफ द कॉन्शियस, ठीक है ना, ज़मीर का मर जाना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कम से कम बहैसियत मुसलमान तो हम ये सोच सकते हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान के, यार गरीब ने भी रोज़ा खोलना है, उसने भी रोज़ा रखना है, क्या फ्रूट को 500% पे बेचना क्या दीन की तालीमात के मुताबिक है? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। हम क्यों कंपेयर करें अपने आप को किसी से? हमारा एक डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है, डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है, डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर है, क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं? हम अपने मुल्क को क्यों ना ठीक करें? मैं हर चीज़ सरकार पे ब्लेम करने में बिलीव नहीं करता, और इट इज़, देखें ना, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या सरकार जो है वो हर आउटलेट को चेक कर रही होती है? एब्सोल्युटली सर, पॉइंट टेकन, क्योंकि वक्त की कमी है, बट आपने जो 4 बता दिए ना पॉइंट, वो सबसे आम है। आने वाले दिनों में ज़रूर हम इस पर बात करेंगे कि जो हम कहते हैं कि महंगाई ख़त्म क्यों नहीं हो रही, और अब्दुल सलाम दादाभाई साहब ने ये जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बात होती रहनी चाहिए ताकि आवाम तक बात ये पहुँचे कि भाई आखिर महंगाई कम क्यों नहीं आ रही। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। एक बार फिर आपको तहे दिल से खुश आमदीद, और एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं आइडियाज़ एक्सपो की, जो कि कराची एक्सपो सेंटर में इस वक्त शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जदीद सलाहियतें जो हैं उनकी हामिल जो असले हैं वो शामिल हैं। अब ऐसे में आपको पता है दुनिया में अब जो अनमैन्ड वॉरफेयर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुका है। हमने देखा कि राइट फ्रॉम वॉर इन इराक एंड अफगानिस्तान, और अब पूरी दुनिया में सिर्फ जंगों के लिए नहीं बल्कि सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के लिए भी एक चीज़ जो कि आजकल बहुत इस्तेमाल होती है वो है द ड्रोन्स। और ड्रोन्स जो हैं वो अब ना सिर्फ ये कि अटैक के काम आते हैं बल्कि सर्वेलेंस के लिए बहुत काम आते हैं, ख़ास तौर पे जो दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे आदमी का जाना दुश्वार होता है, या फिर जो हमारी समंदरी हदूद हैं उनकी भी सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स जो हैं वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। अब पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में ड्रोन कैपेबिलिटी को बढ़ाने पे बहुत ज़ोर दिया गया है, और ऐसे ही जो है पाकिस्तान की नंबर 1 जो कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन गिट्स, उसके तैयार करदा जो ये ड्रोन है, जिनका नाम मुझे बहुत पसंद है, फ़ारसी में ये लफ्ज़ है शाहपर, और शाहपर 3 जो है, यानी कि 1 और 2 के बाद अब शाहपर 3 जो है वो अब अनवीलिंग होने जा रही है। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि वेपन्स फॉर पीस, आर्म्स फॉर पीस, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी हमले पे जो है वो अव्वल नहीं करता, अव्वल जो है वो हमला नहीं करता, हमेशा डेटरेंस जो है और हमेशा डिफेंस जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो अपनी मजबूत से मजबूत रखता है। और आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में, मॉडर्न सर्वेलेंस में, मॉडर्न रिकॉनेसेंस में ड्रोन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन गिट्स के CEO असद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको शो में असद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और हमारी ख्वाहिश थी कि आप आते, बट ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि क्योंकि आज वहाँ वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं तो आप वहाँ पे इंगेज हैं, बट विल डेफिनेटली कम ओवर देयर टू योर स्टॉल, और वहाँ भी आपसे बात होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए शाहपर 3 जो है वो अब लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ज़रा बताइए 1 और 2 के बाद अब शाहपर 3 जो है उसमें क्या एडवांसमेंट होने जा रही हैं, कितना मैक्सिमम इसका अल्टीट्यूड रखा है, और कितना ये वॉरहेड जो है वो कितना हैवी पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। GIDS के बारे में आपने जैसे इंट्रो दिया, GIDS पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, और हम तकरीबन कोई 200 से ज़ायद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और काफ़ी डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है। ड्रोन्स के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा हम क्रूज मिसाइल्स, आपके जो लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, वो भी बनाते हैं, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू डिफेंस प्रोडक्शन, जो यहाँ पे लोगों की तवज्जो का मरकज बनेंगे। अब शाहपर 3 के बारे में जी मैं आपको थोड़ा बता दूं। शाहपर 3 जो है एक
नेचुरल हमारी प्रोग्रेशन है। जब पहले शापर 1 आया जो कि हमारी अफवाज ने यूज किया और वो एक्सपोर्ट भी हुआ, फिर शापर ब्लॉक 2, शापर 2 जो है वो आया और वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के जो दफाई इदारे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 4 वेपन लेके जा सकता है, दिन रात में ऑपरेशन कर सकता है और कोई भी मूविंग टारगेट या स्टैटिक टारगेट को निशाना बना सकता है। जो शापर 3 है इसको हम एक तरह का गेम चेंजर कहते हैं। वो इसलिए कि जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं वो ये कि ये डीप इनटू एनिमी एयर स्पेस पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड है वो तकरीबन 30,000 फुट है और ये ऑलमोस्ट आप समझेंगे कोई 30-35 घंटे मुसलसल कॉम्बैट मिशन कर सकता है। इसके अलावा ये 6 मिसाइल लेके जा सकता है और उसके अंदर मिसाइल्स के अंदर भी बड़ी वैरायटी है। छोटे मिसाइल्स जो है वो जो आपके 1 ऑड इम्पोर्टेंट टारगेट होते हैं उसको कर सकता है। अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए बॉम्ब लेके जाता है। दिन रात हो, जो मर्जी क्लाइमेट हो, उसके अंदर ये दुश्मन को टारगेट कर सकता है। इसका रेडार सिग्नेचर भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत एक तरह का गेम चेंजर होता है आपका अफगानिस्तान के लिए। जी जी बिल्कुल जी, आपने एक जमाने में टेरिटरी ड्रोन का सुना होगा, जो पहले अफगानिस्तान में कॉम्बैट ऑपरेशन करता था। तो ये उसी लीग का जहाज है और एक कम दुनिया में ममालिक कहते हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी इस तरह की होम ग्रोन 100% ऐसी पूरा जहाज बनाने की। राइट अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आसिफ साहब कि यू नो जब भी ड्रोन्स की बात आती है एक लेमैन एक्साइट हो जाता है, उसको लगता है कि इट्स जस्ट फॉर यू नो गोइंग एंड फॉर द अटैक पर्पस, कॉम्बैट पर्पस। तो कितना पेलोड ये कैरी कर सकता है उतने एल्टीट्यूड पे? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। कितना पेलोड कैरी करता है शापर 3? अच्छा जी, ये पेलोड जो है तकरीबन आप समझे कोई 450-500 किलोग्राम तक ये वेट लेके जा सकता है। उसमें होता ये है कि एक पेलोड इसका कैमरा होता है। कैमरा तकरीबन आप समझे 50-60 किलोग्राम उसका वेट होता है। फिर वेपन्स का आप कॉम्बो बना सकते हैं मिशन पे, कि डिपेंड करता है कि किस तरह का टारगेट आप एंगेज करने जा रहे हैं। अगर वो कोई बिल्डिंग है या कोई फोर्टिफाइड बंकर है तो फिर आपका एक डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ वेपन होता है। फिर आप बॉम्ब्स कैरी करते हैं। इसके 6 पाइलॉन्स होते हैं, मतलब 6 वेपन्स के साथ आप ड्यूल लगा तकरीबन 8 लेके जा सकते हैं। तो फिर आप एक मिक्स एंड मैच करते हैं। अगर वो कोई ऐसा टारगेट है कि कोई 1 इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट है, एक लाइट व्हीकल के अंदर आप समझते हैं उसको टारगेट करना है, तो फिर एक डिफरेंट चॉइस ऑफ वेपन्स है। अगर आप समझते हैं कि आपने सबमरीन्स को टारगेट करना है तो फिर आप टॉर्पीडोज कैरी कर सकते हैं। अगर आपने डीप एनिमी के कोई रेडार फैसिलिटी को टारगेट करना है तो फिर इसके अंदर हम एक क्रूज मिसाइल बना रहे हैं शॉर्ट रेंज वाला, आप वो पायलॉन पे लेके जा सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह का एक अनमैन्ड मदरशिप आप इसको कह लें। डिपेंडिंग कि आपका मिशन क्या है, आपका एनिमी क्या है, आप इसके अंदर मिक्स एंड मैच करते हैं। मतलब तो शापर 3 जो है वो शाहकार बनाया है, इसका मतलब। वैसे साहब जदीद ज़माने में ड्रोन्स कितनी अहमियत के हामिल हैं और ये सिर्फ अटैक पर्पस के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात आप करें। जी, आप ड्रोन्स तो आपने देखा कि पहले ना ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी थी। खाली अमेरिका का आप सुनते थे कि जी एक प्रेडेटर बनाया है, वो आया है, उसने निशाना बनाया और चला गया। लेकिन अब ये एक तरह की बड़ी कॉमन चीज हो गई है। मतलब इसकी प्रोलिफरेशन बहुत हो गई है। हर मुल्क मोर और लेस इसी तरह के ड्रोन्स बनाने की कैपेबिलिटी उसने हासिल कर ली है। सर्वेलेंस के लिए इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सर्वेलेंस के ड्रोन्स बनाना कदरे आसान है, लेकिन जो वेपन की कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स है वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए एक टारगेटिंग सिस्टम चाहिए। फिर वो लेजर से एनिमी को टारगेट करता है। फिर आपको एक मिसाइल चाहिए होता है जो कि उस लेजर को सीक करता है, वो उस टारगेट को हिट करे। अब ये जरा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। आजकल की अब जो वॉर्स हैं, अब 2 मेन फ्रंट्स अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एक आज़रबाईजान का था और ये नगोर्नो काराबाग वाला कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा अभी यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इन दोनों में ड्रोन्स का बेइंतहा इस्तेमाल है, और ड्रोन्स भी बड़े नहीं, छोटे ड्रोन जो कि कुछ ग्राम्स का वॉरहेड लेके जाते हैं, 1 kg 2 kg, और उनकी स्पीड बहुत होती है। वो जाके टैंक को जाके टॉप पे हिट करते हैं और वो टैंक बिल्कुल तबाह अगर ना भी हो तो वो उधर ही रुक जाता है अपने ट्रैक से। और सोल्जर्स के बंकर्स को हिट करना,
कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक दिन में 50-50 ड्रोन्स के स्वॉर्म अटैक करा देना। तो इसने इस पूरे ट्रेंड ने किया ही है कि जो इवन जो बड़ी चीजें थी जैसे किंग ऑफ द बैटल टैंक को कहते हैं, इसने टैंक्स को बड़ा वनरेबल कर दिया, टैंक्स को रिडंडेंट कर दिया। अब लोग डरते हैं कितना बड़ा टैंक लेके जाएंगे बैटल फील्ड में, किसी ने हिट किया तो वो उधर ही उसकी चेन को कुछ हो गया, वो उधर ही खड़ा हो जाएगा, बंदे भी उधर एक्सपोज हो जाएंगे, वो चीज भी तबाह हो जाएगी, रिडंडेंट हो तो ड्रोन ये रिडंडेंट हो जाएगा। तो ड्रोन ने बिल्कुल गेम चेंज कर दी है बैटल फील्ड की, और अब दुनिया उसी स्पीड से एंटी ड्रोन के पीछे भागना शुरू हो गई है कि अभी हमने अपनी चीजों को बचाना कैसे है ड्रोन। वाह, वो फिर एंटी एयरक्राफ्ट में फिर चीज़ें आ जाती है। अच्छा ये बताएं असद कमाल साहब कि हमने अभी तक पेलोड की बात कर ली, मिज़ल्स की बात कर ली एंड ऑल, लेकिन उसको प्रिसिशन के साथ हिट करने के लिए ड्रोन्स में इमेजरी ग्राफिक्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो पीछे उड़ा रहा है वो जब तक उसको प्रॉपर सैटेलाइट के थ्रू वो इमेज नहीं मिलेगा, वो टारगेट उसको नहीं जब तक अचीव होगा, वी कैन नॉट हिट द बुल्स आई। तो शार्पर 3 में इमेजरी और ग्राफिक्स जो है उसको कैसे बेहतर किया गया है, कितने प्रिसिशन के साथ किया गया, ये बताइए। जी जी, थैंक यू। एक तो आई अप्रिशिएट कि आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमेजरी एक्चुअली आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं कि यूएवी इज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म नहीं, इट इज अ कैमरा दैट इज फ्लाइंग इन द एयर। कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट है एक ड्रोन का। जो हमें इस चीज का जी 20 साल से पहले भी न्यू के हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उस तरह एक्सेस नहीं है वेस्ट, और ना कोई देता है आजकल के जमाने में, हमेशा सेकंड टियर टेक मिलती है। इसलिए हमने बहुत पहले ही अपने कैमरास पे काम करना शुरू कर दिया था। जो इसके अंदर कैमरा लगा हुआ शापर 3 में वो जूमर 3 कहलाता है, वो कम्प्लीटली मेड बाय आवर कंपनी है, और उसके अंदर कैपेबिलिटी ये है कि वो दिन में रात में जबरदस्त आपको 30,000 फुट से टारगेट को देख भी सकता है और उसको लॉक भी कर सकता है लेजर से। उसकी सारी रेंज, उसकी सारी स्पेक्स ग्राउंड ऑपरेटर्स के पास जा रही होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक और कैमरा होता है जिसको कहते हैं सार, सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाला। जब भी कभी बादल होते हैं तो जो नॉर्मल आपका कैमरा होता है वो बादलों के थ्रू नहीं देख सकता, तो वो उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। उसके लिए सार कैरी होता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। उसकी कैपेबिलिटी होती है कि बादलों के थ्रू देख लेता है। तो चूंकि ये बड़ा जहाज है, अंदर कैपेबिलिटी है कि सार कैमरास भी लेके जा सकते हैं, तो आपके किसी सूरत मिशन नहीं होता। अभी तक जहाँ तक आपने एक्यूरेसी की बात की, लेजर गाइडेड वेपन इसके अंदर यूज होते हैं। लेजर गाइडेड वेपन जो होता है वो लेस देन 5 मीटर एक्यूरेट होता है, तो मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी। मूविंग टारगेट अगर एक गाड़ी जा रही है तो उसने उसको बिल्कुल तबाह कर देना है, क्योंकि ऊपर से एक लेजर बीम ने लॉक किया होता है, और जब मिसाइल जाता है वो लेजर बीम जैसे लेजर पॉइंटर आपने देखा होगा ना, बस वही चीज है, तो वो पॉइंटर को फॉलो कर रहा होता है और उससे पिन पॉइंट स्ट्राइक जाके करनी है, इट इज वेरी एक्यूरेट। आउटस्टैंडिंग। असद कमाल साहब, CEO ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस, हमारे साथ आप मौजूद थे। थैंक यू मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि जब हम खुद पहुंचेंगे इस ज़बरदस्त से डिफेंस के एक्सपो में, तो बहुत और भी चीज़ें दिखाने के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। और इट्स सो गुड टू नो कि रीजन में पहले हम सिर्फ अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी समझते थे, बट रीजन में अब जिस तरीके से हम इसमें अपने आप को खुद कफील बना रहे हैं, बैक टू बैक लॉन्च कर रहे हैं हमने 1, 2 यस एब्सोल्युटली, तो वो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, वो चीज़ है बिल्कुल। अभी आप चाहेंगे कि ज़रा हाल अहवाल जाने कि वहाँ हो क्या रहा है, तो हम चलते हैं ज़रा सीधा कफील अहमद की जानिब। वो है नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे, इस वक्त वो वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हाल अहवाल क्या है। जी कफील बताइए। देखिए 12वीं आइडियाज़ नुमाइश का आज बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है, और उसके इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो मौजूद हैं। और बाकायदा अगर हम बात कर लें तो ये 4 रोज़ा नुमाइश जो कि आज से इफ्तिताह होगा, ये जुम्मे तक जारी रहेगी, जिसमें दिफाई साजो सामान, JF-17, उसके अलावा जो दीगर सामान दिफाई है जो पाकिस्तान तैयार करता है वो दुनिया भर में शोकेस किया जाएगा, दुनिया को दिखाया जाएगा। अगर हम बात करें नुमाइश के हवाले से, तो इसमें तकरीबन 550 से ज़ायद जो है वो वो मुल्की और गैर मुल्की वफूद जो है वो शरीक होंगे, जबकि जो है वो 33 गैर मुल्की वफूद हैं, और इसके अलावा जो एग्जिबिटर हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। इसमें पहली मरतबा जो है वो ईरान, यूक्रेन और इटली जो है वो उनके लिए वो शरीक हो रहे हैं, और चाइना के बाकायदा पवेलियन जो हैं वो अलग बनाए गए हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है वो B2B और B2G जो मीटिंग्स हैं वो रखी गई हैं, जो कि मुल्क की दिफाई साजो सामान के हवाले से जो
एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पाकिस्तान को यकीनन जो है वो रिसीव होंगे। उसके तहत पाकिस्तान फिर ये जो दिफा का जो सामान है उसको जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। और एक सबसे बड़ी नुमाइश है जो कि हर 2 साल के बाद होती है और ये 12वां एडिशन है और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। अगर हम बात कर ले थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। और थोड़ा ट्रैफिक प्लान के हवाले से बात कर लें तो जो लियाकत अब्बास से आने वाला ट्रैफिक है उसको यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है और वो जो है वो ब्रिज के ऊपर नहीं जा सकता, वहाँ से कन्वर्ट होकर फिर वो गुलशन रोड से वापस जो है वो जाता है। इस वक्त जो अगर हम बात कर लें एक्सपो सेंटर के जो मरकज़ी रोड है दोनों ट्रैक वो मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके जो अतराफ़ हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस की एक कोशिश है कि इसी तरह जो है वो ट्रैफिक को बाहर रखा जाए, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अगर हम बात कर लें जो प्रोजेक्ट्स हैं कराची में वो बनाए जा रहे हैं तो यकीनन थोड़ा सा लोगों को मुश्किल ज़रूर होंगी। लेकिन इस वक्त आइडियाज़ है जो कि सबसे बड़ी नुमाइश है पाकिस्तान की, वो इस आज से जो है वो होने जा रही है। जी जी जी, थैंक यू सो मच कफील, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा भाई निज़ाम चल रहा है वहाँ पे तो। अब लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया है, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम अभी बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम जो है वो सर्द होता चला जा रहा है। कसूर, ओकाड़ा, सियालकोट, हाफसाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, खानपुर, रहीम यार खान, डीजी खान वो शहर हैं जहां आज भी शदीद स्मॉग मौजूद है। आज शहरों के अगर अहम दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची में सारी रातें जो है ना वो सर्द होना शुरू हो गई हैं, जबकि शहरों में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 19 डिग्रीज़ होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में सर्द हवाओं के साथ मिनिमम टेम्परेचर 18 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। बात करते हैं मीरपुर खास की। मीरपुर खास में मिनिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्रीज तक रहेगा। लाड़काना की अगर बात करूं तो लाड़काना में सर्द हवाओं के साथ मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। अगर गवादर चलें तो गवादर में मतला साफ है और आज मिनिमम टेम्परेचर 21 और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्रीज तक जाएगा। क्वेटा में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्रीज तक रहेगा। अगर उसके बाद बात करते हैं शहर मुल्तान की, तो मुल्तान में बादलों का राज बरकरार है, जबकि स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। लाहौर की अगर बात करूँ तो लाहौर स्मोक की जो शिद्दत है इसमें कमी तो आई है, लेकिन स्कूल्स भी खुल गए हैं, जबकि कारोबार के लिए भी जो टाइमिंग्स हैं वो मखसूस कर दिए गए हैं। 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है, 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। और आज शहर के टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम 23 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद के कुछ इलाकों में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम 26 डिग्री तक रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर 8 और मैक्सिमम जो है वो 23। अब ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से के जाने। फैसल, ओवर टू यू। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड मेंस डे के हवाले से। और 1999 से इसका सिलसिला शुरू हुआ था और बहुत सारे मर्दों को ये ख़बर भी नहीं है कि आज वर्ल्ड मेंस डे है। तो द थिंग इज़ कि उन तमाम मर्दों को वर्ल्ड मेंस डे बहुत बहुत मुबारक, जो सर्दी और गर्मी नहीं देखते लेकिन अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए निकलते हैं, चाहे वो तनूर पे बैठे हों, चाहे वो ईंटें बना रहे हों, सख्त गर्मी में डामर पे खड़े होकर सड़कें बना रहे हों, या फिर वो तमाम तर टीचर हजरात जो कि अपनी फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हों, उन लोगों को, उन मर्दों को बिल्कुल भी मेंस डे मुबारकबाद के वो मुस्तहिक में नहीं है, जो मर्द होते हुए अपनी बहनों का जायदाद में हक़ मारते हैं या फिर वो अपनी बीवियों पे, बेगमात पे हाथ उठाते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन ही क्यों ना बैठे हों। मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मर्द हजरात का ये आलमी दिन
वैसे तो अज़राए मजाक कहा जाता है कि भाई मर्द हजरात को क्या ज़रूरत है दिन मनाने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं डॉक्टर साहब कि जो मर्द जो है ना वो सिर्फ ये कह के छुपा लेते हैं कि यार मैं तो एक आदमी हूँ, मुझे क्या है। हालांकि जितनी डिप्रेशन खातून को होती है उतनी मर्द को भी होती है। तो प्लीज़ टेक द फ्लोर और बताइए आज के दिन के हवाले से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर जब हम ईस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये वाली बरसगीर की सोसाइटी, जब बच्चा पैदा होता है ना लड़का, तो पहले दिन से ही उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि बेटा अब तुम माशाल्लाह हमारे घर में एक बेटा पैदा हो गया है तो इंशाल्लाह ये हमारा सहारा बनेगा। और सहारा बनने से मुराद ये है कि फाइनेंशियल बोझ को संभालेगा। तो फिर 4 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, इंशाल्लाह मेरा बेटा कमाएगा तो शादी करेगा और इन सब की शादी करेगा। दादी अम्मा का भी ख्याल होता है कि मेरा पोता जो है मुझे हज कराएगा। तो एक फाइनेंशियल प्रेशर है ना वो डे 1 से बच्चे के ऊपर आ जाता है। अगर वो अच्छा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो अमूमी तौर पे उसको ताना यही दिया जाता है कि तुमने तो पूरे घर को संभालना है। तो इसलिए हमारे यहाँ मर्द के ऊपर जो है वो बहुत प्रेशर होता है और वो उसी नफ्सियाती प्रेशर और उसी नफ्सियाती बैकग्राउंड और मेंटल पैटर्न के साथ वो ग्रो करता है कि मैंने पूरे घर को संभालना है, और जिसके असरात फिर सारी जिंदगी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर रहते हैं। तो जावेद साहब, वैसे हमारे यहाँ यूजुअली औरतों के लिए ही जो ना पैम्पर्ड एक वो कि बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि औरतों का सुकून, औरतों की मेंटल हेल्थ, मर्दों के लिए हमने कभी नहीं सुना। वाई सो? मतलब मर्दों की मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता, मर्दों के लिए कोई मार्च नहीं निकालता, मर्दों को इतना हम फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्यों? बस बेटा ये है ना, आपको देखोगे ना बच्चा रो रहा हो तो उसको कहते हैं ओए मर्द बन, तू लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो वो मर्द को अपनी जो है ना डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी और अपने प्रेशर्स को छुपा लेने का हुक्मन शुरू से ही उसके पैटर्न को बनाया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाले हैं, तो रहना यहीं है, आपने कहीं जाना नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।